हेलो बच्चों, मेरा नाम है विवेक कुमावत और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बारे में। तो हम चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ते पढ़ते अब हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस तक पहुंच चुके हैं। तो ये इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता क्या है, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे, इसे समझेंगे और उसके बाद फिर हम थोड़ा इसे डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि कंडक्टर जो है उसके अंदर ये रेजिस्टेंस होता क्यों है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। तो डेफिनेशन जो है वो सिंपल है। The obstruction offered by conductor in the flow of electric current in it is called resistance of conductor। मतलब कि अगर मेरे पास कोई कंडक्टर है तो कंडक्टर जो है उसमें अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो वही कंडक्टर उसे ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करेगा। मतलब करंट कंडक्टर जो है वो करंट को रोकने की कोशिश करेगा। तो यह जो ऑब्स्ट्रक्शन वर्ड है इसका मतलब होता है रुकावट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को रोकना, यही होता है हमारा रेजिस्टेंस। अब ये होता क्यों है, तो चलिए सबसे पहले हम इस डायग्राम को देखते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो मेरे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर के दोनों एंड्स पर मैंने क्या किया है, मैंने एक बैटरी लगा दी है। मतलब इस बैटरी के थ्रू मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि इस कंडक्टर के एंड्स पर एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डेवलप हो सके। पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होने से ये होगा कि इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक इन्फ्लुएंस आ जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर प्रोपेगेट करेगी। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में होता क्या है कि कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होते हैं और एक्सेलरेशन के साथ इस कंडक्टर में मोशन करने लगते हैं। लेकिन इस कंडक्टर में इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ पॉजिटिव आयंस भी होते हैं जो अपनी जगह पर फिक्स्ड होते हैं, ये मोशन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो इलेक्ट्रिक करंट हमें मिलता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के कारण मिलता है। अब रही बात इन पॉजिटिव आयंस की, तो ये पॉजिटिव आयंस वो एटम है जिससे निकलकर हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग हो चुका है। और फ्री इलेक्ट्रॉन जब किसी एटम से निकलकर अलग हो जाता है तो उस एटम पर पॉजिटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस आ जाता है और उसी पॉजिटिवली चार्ज एटम को हम बोलते हैं पॉजिटिव आयन। अब होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा, वो भी स्ट्रेट लाइन में। लेकिन जब ये स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है तो इसके पाथ पे ऑब्स्टेकल आ जाते हैं और ये ऑब्स्टेकल होते कौन है, यही पॉजिटिव आयन। मतलब जब इलेक्ट्रॉन यहां से एक स्ट्रेट लाइन में मूव करने की कोशिश कर रहा है तो उसके पाथ में कहीं ना कहीं पॉजिटिव आयंस आएंगे और जब ये पॉजिटिव आयंस आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है उन पॉजिटिव आयंस के साथ कोलाइड हो जाएंगे, इनके साथ टकराएंगे। टकराने से होगा क्या, ये अपने पाथ को चेंज करेंगे, वेलोसिटी में भी थोड़ा चेंज आएगा लेकिन वापस अपनी पुरानी वेलोसिटी को ये एक्वायर कर लेंगे और एक सेम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ ये मूव होंगे। लेकिन जब जब भी ये मूव होंगे इनके पाथ में जो है पॉजिटिव आयंस जो है वो आते रहेंगे और इन पॉजिटिव आयंस से ये टकराते रहेंगे, इनके बीच में कोलिजन जो है वो होता रहेगा और ये टकराते हुए हमारा जो इलेक्ट्रॉन है कंडक्टर के दूसरे एंड की तरफ, मतलब इस तरफ बढ़ता रहेगा। तो यही जो है जो ऑब्स्टिकल कंडक्टर करंट के पाथ पर लगा रहा है यही होता है हमारा रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर हो भी यही रहा है कि हमारा जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो सीधे मोशन करने की बजाय क्या हो रहा है, एक जिगजैग पाथ में मोशन कर रहा है। कहीं ना कहीं इस एंड पर पहुंचने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस को कवर कर रहा है। अब यही डिस्टेंस जो है कहीं ना कहीं करंट के फ्लो में कमी को दर्शाता है और यही होता है हमारा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ बात करें, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट के रेशो के इक्वल। तो यहां पर होगा ये कि जो हमारा रेजिस्टेंस है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ये रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट की अगर बात करो तो ये कांस्टेंट रहने वाला है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि रेजिस्टेंस जो है वो हर समय कांस्टेंट रहे। रेजिस्टेंस जो है वो चेंज बिल्कुल हो सकता है, कभी बढ़ भी सकता है कभी कम भी हो सकता है। तो फिलहाल हम यहाँ पर ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है इसकी हम एक यूनिट बनाने की कोशिश करते हैं और इसके बाद फिर हम थोड़ा और इसे डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और एट द एंड हम उन फैक्टर्स को भी डिस्कस करने वाले हैं जिससे हमारा रेजिस्टेंस जो है वो अफेक्ट होता है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस को डिफाइन कर रहा हूं। मतलब करंट के रिस्पेक्ट में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वही मेरा हो जाएगा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। मतलब अगर मेरे कंडक्टर में 1
एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, उस कंडक्टर के एंड पर मैंने 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, तो उस केस में जो हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 1 वोल्ट पर एम्पियर। तो ये जो वोल्ट पर एम्पियर है इसी को हम बोलते हैं ओम। तो ओम जो रहेगी वो हमारी रेजिस्टेंस की यूनिट रहेगी। तो मैं यहाँ पर इस यूनिट को लिख देता हूं। तो ओम जो है वो हमारी यूनिट रहेगी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की, जिसे हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करते हैं इस ग्रीक लेटर के साथ। तो यही थी हमारे रेजिस्टेंस। अब आगे के बारे में हम बात करते हैं। अब रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर की डायमेंशंस पर भी डिपेंड करता है, खासकर अगर मैं बात करूं लेंथ पर। तो यहां पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो अगर कंडक्टर की लेंथ जितनी ज्यादा होती चली जाएगी, तो ज्यादा होने से होगा क्या कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा बार कोलाइड होता रहेगा, इन पॉजिटिव आयंस के साथ टकराता रहेगा। टक्कर होने से होगा ये कि करंट जो है हमारा कम हो जाएगा, उससे रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा। अगर मैं कंडक्टर की लेंथ को बढ़ाते चला जाऊंगा तो यही पॉजिटिव आयंस के साथ हमारा जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कोलिजन जो रहेगी वो बहुत ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो यही कारण है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टर की लेंथ के। मतलब अगर लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना ही इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। इसका रीजन बहुत सिंपल है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसकी पॉजिटिव आयंस के साथ जो कोलिजन चल रही है, जो टकरा रहा है, यही टक्कर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी लेंथ बढ़ाने पर। अब टक्कर बढ़ जाएगी, लेंथ बढ़ती चली जाएगी, तो होगा क्या, हमारा रेजिस्टेंस जो है वो भी बढ़ता चला जाएगा। सेकेंड केस की अगर हम बात करें, अगर मेरे पास कोई कंडक्टर है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप देख पा रहे होंगे, ये जो है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वही जगह है जिस पर हमारा इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मूव करता है, वो उतना रास्ता जहां पर हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर सके, तो उसी को हम बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाने से होगा क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाने का सबसे अच्छा फायदा ये हो जाएगा कि जो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन है, इस फ्री इलेक्ट्रॉन की पॉजिटिव आयंस के साथ जो कोलिजन हो रही है, जो कोलाइड हो रहा है हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव आयंस के साथ, वो कोलिजन का नंबर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। होगा क्या, क्योंकि कोई भी कंडक्टर होगा उसमें इन पॉजिटिव आयंस का नंबर जो रहेगा वो तो फिक्स्ड रहने वाला है। अगर मैं यहाँ पर कंसीडर कर लूं, दूसरी चीज फ्री इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर मैं कंसीडर कर लूं, तो यहाँ पर अगर मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज कर दूंगा, तो इंक्रीज करने से होगा ये कि फ्री इलेक्ट्रॉन को ज्यादा से ज्यादा खाली रास्ता मिलेगा एक एंड से दूसरे एंड तक जाने के लिए। मतलब कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसके पाथ में ये पॉजिटिव आयंस जो है वो बहुत कम आने लगेंगे। कम आएंगे तो टक्कर जो है वो कम होगी, और टक्कर अगर कम होगी तो इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है वो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस भी कम होने लगेगा। मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो लेंथ अगर बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ता चला जाएगा। क्यों, नंबर ऑफ कोलिजन जो है फ्री इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयंस के बीच में वो बढ़ रही है। अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ा देते हैं तो होगा ये कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है और हमारा जो पॉजिटिव आयन है उसके बीच में जो कोलिजन है उसके नंबर को हम कहीं ना कहीं कम कर रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन को ज्यादा से ज्यादा एक खाली रास्ता मिलेगा इस कंडक्टर में एक एंड से दूसरे एंड पर मूव करने के लिए। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस। मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना बढ़ेगा उतना ही हमारा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है वो कम होने लगेगा। अगर मैं इन दोनों बातों को आपस में मिला दूं और कंबाइन करके एक कॉमन इक्वेशन बनाने की कोशिश करूं तो हमारा जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L डिवाइडेड बाय A। और जब मैं ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाता हूं तो मुझे यहाँ पर एक कांस्टेंट मिलता है जिसे मैं यहाँ पर रो साइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये जो साइन है इसे हम बोलते हैं रो, तो इसे मैं रो से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बाकी एज इट इज ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो फाइनली अगर हम बात करें तो डायमेंशन के टर्म में, खासकर लेंथ की टर्म में, तो ये जो है हमारा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पर अगर हम रो की बात करें तो ये रो जो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और इस रो को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। अब ये रेजिस्टिविटी होती क्या है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि हियर रो इज resistivity of material। तो इसे हम रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं और दूसरी बात कहें तो हम इसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। तो रो जो है रेजिस्टिविटी है और ये जो है
लेंथ की रिस्पेक्ट में, लेंथ की टर्म में हमारी रेजिस्टेंस की एक्सप्रेशन है, जो ये बताती है कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को अफेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मटेरियल, मटेरियल जो है वो एक पहला फैक्टर हो जाएगा, एक फर्स्ट फैक्टर हो जाएगा किसी भी कंडक्टर के लिए। अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो है सिल्वर में सबसे कम होगा। इसके आगे अगर मैं बात करने की कोशिश करूं तो कॉपर, कॉपर का रेजिस्टेंस थोड़ा और बढ़ जाएगा। कॉपर के बाद अगर मैं एल्यूमिनियम ले लूं तो एल्यूमिनियम में कॉपर के कंपैरिजन में और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगर मैं आयरन ले लूं तो आयरन में जो है इन बाकी जितने भी मैंने मटेरियल को यहाँ पर मैंने नाम लिया है उनके कंपैरिजन में आयरन का रेजिस्टेंस जो है वो और बढ़ जाता है। तो पहली चीज तो ये है यहाँ पर अगर हम बात करें तो मटेरियल। सेकेंड जो फैक्टर है, फिलहाल जिसे हम फर्स्ट फैक्टर बोल देते हैं, तो फर्स्ट फैक्टर जो होगा वो हो जाएगा कंडक्टर की लेंथ। तो मैं यहाँ पर इसे लिख देता हूं, लेंथ ऑफ कंडक्टर। सेकंड फैक्टर की बात करें तो लेंथ को हम डिस्कस कर चुके हैं, लेंथ बढ़ने से जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ रहा है। सेकंड फैक्टर की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन, इसे भी हम डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड फैक्टर की अगर हम बात करें तो थर्ड फैक्टर हो जाता है हमारा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जो है होता यह है कि टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज कर देते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमारा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो रहेगा उस पर्टिकुलर कंडक्टर का वो भी बढ़ जाएगा। मतलब टेम्परेचर के इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टर का इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ जाएगा। अगर हम टेम्परेचर को कम कर दें तो कम करने के साथ यही इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस उसी कंडक्टर का वो भी कम होने लगेगा। अब ऐसा होता क्यों है तो उस रीजन को हम जान लेते हैं। होता क्या है कि टेम्परेचर बढ़ने से ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव आयंस है, उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगते हैं। अगर कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं हम उस कंडक्टर को हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वही हीट एनर्जी जो है वो हमारा पॉजिटिव आयन जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और यही पॉजिटिव आयन अपनी ही प्लेस पर वाइब्रेट होना शुरू कर देता है। मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो है पॉजिटिव आयन हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके अपनी ही जगह पर वाइब्रेट होने की कोशिश करेगा। तो फिलहाल मैं अपने हाथों से बता देता हूं कि मान लीजिए कि ये जो मेरा हाथ है ये एक पॉजिटिव एटम है और जैसे जैसे मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो इसका जो वाइब्रेशन है वो बढ़ता चला जाएगा। और अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता चला जाऊंगा तो वाइब्रेशन और ज्यादा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। उससे होगा क्या कि जो पॉजिटिव आयन फिलहाल हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन के पाथ पर नहीं आ रहा था वो भी इस वाइब्रेशन के कारण हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन के पाथ में आने लग जाएगा। मतलब अभी देखिए यहाँ पर ये जो पॉजिटिव आयन है वो फिलहाल अभी हमारे इस फ्री इलेक्ट्रॉन के रास्ते में रुकावट नहीं बन रहा है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से ये जब वाइब्रेट होगा तो कहीं ना कहीं इसके पाथ पर आने की कोशिश करेगा, जिससे पॉसिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी कि हमारा जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव आयन के साथ कोलाइड होना शुरू कर देगा। मतलब जो कोलिजन का नंबर है वो और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा इस टेम्परेचर को इंक्रीज करने के कारण। और टेम्परेचर इंक्रीज करने से अगर कोलिजन बढ़ रहा है तो इसका मतलब यही होगा कि जो हमारा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है वो भी धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो फाइनली अगर हम बात करें तो ये खास 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पर हमारा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है। तो फिलहाल अगर हम बात करें तो इसकी हमने एक सिंपल सी एक डेफिनेशन को डिस्कस किया। उसके बाद हमने यह कारण भी जाना इस वीडियो में कि ऐसा क्या कारण है जिसके कारण हमारा जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है कंडक्टर का वो बढ़ रहा है। तो उसका रीजन यही था कि उस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं लेकिन साथ में पॉजिटिव आयंस भी होते हैं जो अपनी जगह पर फिक्स होते हैं और उनके साथ इलेक्ट्रॉन जो है वो मोशन करते वक्त कोलाइड होता है और इसी कोलिजन की वजह से जो है हमारा इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो वो रुकता है और इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। मतलब कंडक्टर का वह बिहेवियर, वह प्रॉपर्टी जिसमें वह इलेक्ट्रिक करंट को रोकने की कोशिश कर रहा है और इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगर हम बात करें तो हम आगे आने वाले वीडियो में इस रेजिस्टेंस की एक्सप्रेशन को भी डिफाइन करने वाले हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।